हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग मैट्रिक की परीक्षा जो कि 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी, विज्ञान विषय अर्थात साइंस का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज हम यहाँ विश्लेषण करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर बहुत सारे मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का और साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विश्लेषण किया गया है। सो आप देख सकते हैं इस चैनल से जुड़कर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करें और इसे निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बगैर समय गवाए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है उपचयन, अपचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपचयन। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको साफ दिख रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार या बाल की प्रकृति। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर का आकार। अच्छा, इसे हम समझते क्या है कि अभिलक्षण वंशगत जो है नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो वंश का प्रभाव पड़ता है, जिसको जेनेटिक गुण हम लोग बोलते हैं, आँख का रंग पर पड़ता है, चमड़ी के रंग पर पड़ेगा, बाल की प्रकृति पर भी पड़ेगा, लेकिन शरीर के आकार पर ये वंशागत प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका अर्थ यही हुआ। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखें, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एथेनॉल को यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4, 6, 8 या 12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 6। क्यों? क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र जानते हैं, ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12 और O6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हुए? 6 हुए, इसलिए ऑक्सीजन के 6 परमाणु ग्लूकोज में होंगे एक अणु में। ठीक है, तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है, इसे हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखें क्या कहता है। तो ये कहता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो गया, एक आबंध। 6 क्वेश्चन नंबर, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? अर्थात जो विश्व में गर्मी बढ़ रही है, ताप बढ़ रहा है, उसके लिए उत्तरदायी कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। इसकी जो मात्रा है वह बढ़ रहा है दिनानुदिन, जिसके कारण वैश्विक जो तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे देखें प्रश्न हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो यह आसान सा क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी पूछते रहता है, मैट्रिक में भी बार बार पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब हम लोग आगे की प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। तो ये देखिए क्या है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कार्य नहीं करता है बोल रहा है, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या वृषण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अर्थात अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य अग्नाशय करेगा, अंडाशय करेगा, वृषण करेगा, लेकिन पीयूष ग्रंथि नहीं करेगा। इसका जस्ट अपोजिट हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन 9, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट, वाट घंटा, यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिट। क्योंकि कितने यूनिट हुए, हम लोग घरेलू जो बिजली का उपभोग करते हैं, तो जब मीटर
का पैसा देना होता है, तो हम देखते हैं कि ये बताना पड़ता है कितना यूनिट आपने खर्च किया। तो ठीक है, तो इसका व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षा के भी माध्यम से और मैट्रिक के लिए भी, कि मानव में हृदय के कोष्ठों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्या कहता है कि निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति अर्थात पावर को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूत्र भी आपको याद होगा, और ये हो जाएगा I²R। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, पुष्प का नर जननांग कहलाता है? पुंकेसर, जायांग, पंखुड़ी या इनमें से कोई नहीं? यह भी आसान क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। पुंकेसर पुरुष का नर जननांग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सल्फर परमाणु की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4, 5, 6 या 7? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6 सल्फर की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, आगे प्रश्न को हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 14, और यह है, कहता है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, इसका कारण क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो गया। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, जिस कारण जिंक का लेप लगाने के बजाय टीन का लेप लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें, और ये है प्रश्न संख्या 15। तो ये क्या कह रहा है, देख लीजिए। ये कहता है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? 2, 1, आधे या 1/4? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जब आधा परिभ्रमण हो जाएगा तब विद्युत धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र जो घूर्णन गति कर रहा होता है उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 आप यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ चला गया? देखिए, हाँ, ये स्क्रीन पर अभी साफ आपको दिख रहा होगा। यहाँ हम लोग देखते हैं कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CH4, C2H6, C2H4 या C3H8? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, C2H2। 17 क्वेश्चन नंबर, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या अनंत? ये आप जानते होंगे, आसान क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, और ये कहता है निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या बायोमास? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेट्रोलियम उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 19, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है? जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धिकरण या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एनोडीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ण अर्थात रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? लाल का, नीला का, पीला का या बैगनी का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल। और ये VVI में रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है। ठीक है, और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ देखिए क्या करें, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ये देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, घास,
बकरी और मानव यह आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा में मछली का पालना। इससे गंगा का प्रदूषण नहीं होता है। और बाकी गंगा में कपड़ों को धोने से प्रदूषण होगा, गंगा में अधजले शव को बहाने से भी प्रदूषण होगा, और गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन से भी प्रदूषण होगा। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी प्राप्त होती है, इस सब को हमें ध्यान रखना होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 23, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है कितना है? 7, 8, 9 या 18? देखिए 23 का सही ऑप्शन डी होगा, अर्थात समूहों की संख्या 18 है। 24, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, C2H4। ठीक है। देखिए 25, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, क्षार होगा। तो ये जो है क्षार लाल लिटमस को क्या करेगा? तो नीला कर देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 अब हम लोग देखेंगे यहाँ। तो ये बताता है, क्या कहता है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? कान, आँख, नाक या दिमाग? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिमाग संवेदीग्राही नहीं है। कान है, नाक है और आँख भी संवेदीग्राही अंग है। ठीक है। 27, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यकृत से पीत रस स्रावित होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 28 और ये क्या कर रहा है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। 29 क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण है कौन सा है? हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूरे स्तर और इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, इनमें से सभी समजात अंग का उदाहरण है। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 को क्या कर रहा है? ये किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? अर्थात जो दूरदृष्टि दोष अगर आपकी आँख में हो गया है तो कौन सा लेंस लगाने से उसका हम चिकित्सीय कार्य कर सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल और कभी उत्तल लेंस और बेलनाकार लेंस? नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। आप जान लीजिए कि दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस होगा और जो निकट दृष्टि दोष होगा तो उसमें अवतल लेंस होगा। ठीक है। 31, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ये आप जानते होंगे, BBI है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6, 7, 8, 9? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। पीएच मान 7 होता है शुद्ध जल का। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्य दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा ना। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। तो ये है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, किसके तरफ संकेत करती है? तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ संकेत करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा जैव अनिम्नकरणीय कचरा है? टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकॉल या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मोकॉल है जो जैव
अनिम्नकरणीय कचरा के रूप में आता है। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। और ये कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, मृतजीवी। 36 निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं? थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है और इसको याद रखेंगे कि यह हमेशा सामने जब रखा जाएगा दर्पण के तो वह ऋणात्मक हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ होगा तो वह धनात्मक होगा। ठीक है, 38 टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे हम लोग देखते हैं उसी तरह से क्वेश्चन है 39 और ये हम लोग अंत की तरफ वीडियो में बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। 39 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो इसका सही जवाब मैं बता दूं, ऑप्शन बी होगा CaOCl2। यह विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है और इसको VVI में रख लीजिएगा, आप याद कर लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। अर्थात समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होगा अगर उसका संख्या घट जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक देखेंगे और मैं आपको फिर से एक बार कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आगे आने वाली वीडियो से भी आप बहुत पहले का जो वीडियो अपलोड है उसे भी देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।